आज का प्रश्न है IRDP और दूसरा प्रश्न है MIS। आज हम छोटे छोटे दो प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न तो ये बहुत छोटे हैं, लेकिन परीक्षाओं में ये आप सभी लोगों को 4 अंक प्रदान करेंगे। इन दोनों प्रश्न से आपको 4 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। 2-2 नंबर करके ये प्रश्न इसमें से आएंगे। 2 नंबर का IRDP क्या है और 2 नंबर का MIS क्या है। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो बेशक छोटी है लेकिन ये आपको अंक देंगे 4। इसलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले IRDP क्या है, इसमें प्रश्न बनता है कि IRDP से आप क्या समझते हो या IRDP का फुल फॉर्म क्या है या IRDP के तहत किस तरह के कार्य किए गए हैं। जैसे भी सवाल इसमें बनते हैं वो इसी तरह इसमें बनेंगे। तो आइए IRDP को समझने का प्रयास करते हैं। I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, R का मतलब होता है रूरल, D का मतलब होता है डेवलपमेंट और P का मतलब होता है प्रोग्राम। तो इस तरह इसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या इसका दूसरा नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, या इसको समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समावेशी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसको इन सभी नामों से जाना जाता है और अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में IRDP कहते हैं, ये इसका मतलब है। इसका जो खाका है वो 1978 में यानी 1978 में बनाया गया था और वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 को की गई थी। ये जो योजना थी IRDP, ये 6वीं योजना के जो 6वीं पंचवर्षीय योजना हमारी आई थी, जिसका समय था 1980 से 1985। उसके समय में ये योजना आई थी। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक बड़ी अवधारणा थी, ग्रामीण विकास से संबंधित थी और उसके तहत बहुत सारे काम गांवों के विकास के लिए किए गए थे। IRDP भी उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना थी 6वीं पंचवर्षीय योजना की। इसके साथ में इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की भी स्थापना इस पंचवर्षीय योजना में की गई थी और नाबार्ड बैंक की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। इन तीनों का IRDP, ग्रामीण विकास मंत्रालय और नाबार्ड बैंक, इन तीनों का एक ही उद्देश्य था कि भारत के गांवों का विकास करना। तो IRDP एक योजना थी जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इसका एक ही उद्देश्य था गांव के लोगों का विकास करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, उनका आर्थिक और सामाजिक उनके जीवन में बदलाव लाना, ताकि उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाया जा सके और उनका जीवन स्तर उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सके। ये इसका उद्देश्य था। और इसकी जो कार्य योजना थी, उस कार्य योजना में ये कहा गया था कि सबसे पहले गांवों के लोगों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। सभी लोगों को जो गांव में रहते हैं और जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम है, उन सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध
कराना है। और उसके तहत जब उनको हम जब रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा देंगे तो गांवों का विकास तो होगा ही होगा, साथ में एक प्रगतिशील देश का भी विकास होगा। और साथ में जो हमारे गांव हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए या रोजगार के लिए उनको शहर की तरफ प्रवास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आईआरडीपी योजना लाई गई थी। अब इस योजना में क्या प्रावधान था? बीपीएल लोगों को या गांव के जो गरीब पिछड़े लोग थे जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपए से कम थी, ऐसे सभी लोगों को इस योजना के तहत रोजगार और स्वरोजगार देने का कार्य किया गया था। इसमें सरकार ने रोजगार और स्वरोजगार के लिए सब्सिडी दी थी, यानी सब्सिडी का मतलब उन्होंने सुविधाएं दी थी, छूट दी थी। बहुत सारे जो उनको अपने व्यवसाय को करने के लिए जो पैसा दिया था उसमें बहुत सारी छूट दी गई थी और हर वर्गों को अलग अलग तरह से दिया गया था। इसमें इस योजना में कौन कौन से लोग सम्मिलित थे? ऐसे गांव के लोग जिनकी वार्षिक आय 11,000 से कम है, उसमें सीमांत किसान का मतलब छोटे किसान जिनके पास कम जमीनें थी, खेतिहर मजदूर, ऐसे भी जो गांव घर में लोग मजदूरी करते हैं उनको, दिव्यांगों को, दिव्यांग का मतलब विकलांग को, तो विकलांग शब्द का प्रयोग अब करना ठीक नहीं होता है, उनके लिए एक इमोशनल और एक अच्छा शब्द है दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब है जो ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से कोई विकार है उनके शरीर के किसी अंग में, हाथ पैर में या बोलने में या सुनने में या देखने में, ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को थोड़ा से सहानुभूति की जरूरत होती है और समाज उनको एक दिव्य दृष्टि से देखे, एक सम्मान की दृष्टि से देखे और उनके साथ भावात्मक रूप से जुड़े, तो इसलिए उनको दिव्यांग बोला गया है। तो दिव्यांग लोग मतलब जिनके शारीरिक बनावट में कोई दोष है, उनको भी इसके तहत लाभ दिया गया, छूट दिया गया। और ग्रामीण स्तर पर रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया गया और साथ में ग्रामीण महिलाओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया। हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% की सब्सिडी थी, महिलाओं के लिए 40% की छूट थी, छोटे किसानों के लिए 33% की छूट थी, जो दिव्यांग थे उनके लिए 30% की छूट थी और जो और अन्य लोग थे उनको भी 25% की छूट थी। तो इस तरह सभी वर्ग के लोगों को इसके तहत सम्मिलित किया गया था और एक ही उद्देश्य था कि गांव के सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। उससे लाभ क्या होगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, गांवों का विकास होगा, लोगों के हाथ में धन आएगा तो अपना वो समुचित विकास कर लेंगे। साथ में एक और बड़ा उद्देश्य था इस योजना का, आईआरडीपी का एक और बड़ा उद्देश्य था कि कृषि की निर्भरता को समाप्त करना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। तो इसमें अधिकांश जो गांव के लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है वो कृषि पर ही निर्भर रहता है। लेकिन जब कृषि में किसी प्रकार की आपदा आ जाती है या कोई डिसास्टर आ जाता है तो उसके वजह से उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस योजना का एक उद्देश्य और था कि कृषि की निर्भरता को कम करना। और कृषि की निर्भरता को कम कैसे किया जा सकता है? ग्रामीण स्तर के लोगों को कुछ रोजगार उपलब्ध करा के। तो वो रोजगार क्या थे? जैसे छोटे उद्योग स्थापित करना या कुटीर उद्योग स्थापित करके जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल स्थानीय स्तर पर मिल जाए उन उद्योगों को डेवलप किया जाए और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। यही
IRDP योजना का उद्देश्य था। तो आपको बस इतना ही इसमें लिखना है, बहुत छोटा सा है कि IRDP क्या है। तो उसका IRDP का फुल फॉर्म आपको लिख देना है कि इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में इसको कहते हैं समन्वित या समेकित या एकीकृत या समावेशी ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत थी, इसका जो खाका बनाया गया था 1978 में, और इसको जो वास्तविक रूप से इसको जो लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 1980 को इसको लागू कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ताकि लोगों के पास धन उपलब्ध हो, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके उनका, और कृषि पर निर्भरता कम हो सके, और साथ में जो गांवों का विकास है वो हो सके। और इस योजना की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, जिसका समय 1980 से 1985 के बीच में थी। तो ये तो IRDP की बात हो गई। अब सरकार इतना करने के बावजूद भी क्यों गांवों का विकास नहीं हुआ है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। IRDP या ग्रामीण विकास मंत्रालय या नाबार्ड ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं गांवों के विकास के लिए चलाई गई थी। जैसे विश्व बैंक के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना चलाई गई थी, और प्रधानमंत्री आवास जो पहले इंदिरा आवास योजना थी ये चलाई गई थी, मनरेगा, ऐसे जनधन, बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, हमेशा से चल रही थी गाँवों के विकास के लिए। लेकिन वास्तविक रूप से आज भी गांवों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। उसका कारण क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक समस्या है, गांव की अपनी एक समस्या है। देश की सरकार ये जानना चाहती है कि गांवों में लोगों के सामाजिक और आर्थिक पतन का कारण क्या है, कि गांवों में लोग गरीब क्या हैं। तो जिन्होंने जो सर्वे करवाया, तो उस सर्वे में ये निकल के आया कि गांव के लोगों के पास रोजगार का अभाव होने के कारण उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है बहुत पिछड़ा है। तो सरकार को गांवों में एक ये समस्या नजर आई कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि गांवों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ योजनाओं का संचालन किया। अब योजना कौन बनाता है, देश की सरकार। अब देश की सरकार कहाँ से चलती है, दिल्ली से चलती है ना, कि दिल्ली में ही हमारा पार्लियामेंट है, संसद भवन है, वहीं पर लोकसभा और राज्यसभा है, वहीं पर बहुत सारी ग्रामीण विकास की या देश से संबंधित सभी प्रकार की योजनाएं वहीं से शुरू की जाती हैं। फिर जब वो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा पास कर दी जाती हैं, तो फिर वित्त मंत्रालय उस पर एक धन जारी करता है, और वो जो धन होता है वो लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। फिर वो वित्त मंत्रालय पैसा देता है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार उस पैसे को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को देती है, फिर केंद्रीय मंत्रालय उस पैसे को संबंधित भारत के सभी राज्यों को देती है, फिर राज्य सरकारें उस पैसे को अपने राज्य के मंत्रालय को देती हैं, फिर वो राज्य मंत्रालय वो पैसे जिले स्तर पर भेजती हैं, फिर जिले स्तर से उस पैसे को ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है, और ब्लॉक स्तर से उस पैसे को ग्राम पंचायत स्तर पर भेजा जाता है, और फिर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान के द्वारा उस पैसे से गांवों का विकास किया जाता है। लेकिन इन सारी जो प्रक्रिया है, जो एक चेन सिस्टम बना हुआ है, इन सारे चेन सिस्टम से जब पैसा गुजरता है, तो हमारी सरकार जितना पैसा, केंद्रीय सरकार जितना पैसा देती है गांवों के विकास के लिए, उतना पैसा गांवों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे केंद्र सरकार गांवों के विकास के लिए 4 रुपए दिया। 4 रुपए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए देते हैं। केंद्र सरकार जो पैसा गांवों के विकास के लिए देती है, या राज्य सरकारें जो गांवों के विकास के लिए धन देती हैं, वो लाखों में नहीं करोड़ों में होती हैं, और करोड़ों में नहीं होती तो लाखों में तो होती ही हैं, और अगर करोड़ कहा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ तक, उससे ज़्यादा भी करोड़ तक के पैकेज मिलते हैं। लेकिन क्यों गाँवों का विकास नहीं हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पूरे सिस्टम में दो तरह के लोग हैं, एक शासन के लोग हैं जो नेता लोग जिसमें आते हैं, और दूसरे प्रशासन के लोग हैं जिसमें बहुत सारे अधिकारी आते हैं। इन दोनों लोगों के द्वारा उस बजट में शोषण किया जाता है, उनके कुछ हिस्से होते हैं। जब वित्त मंत्रालय पैसा देता है केंद्रीय सरकार को, तो वित्त मंत्रालय भी अपना कुछ हिस्सा निकाल लेती है या ले लेती है किसी न किसी तरीके से। फिर केंद्र सरकार भी उसमें से अपने हिस्से का, वहाँ पर भी शासन और प्रशासन दोनों तरह के लोग हैं, अपने हिस्से का पैसा लेते हैं। फिर जब वो पैसा राज्य सरकार के पास आता है, तो राज्य सरकार भी, वहाँ पर भी शासन और प्रशासन दोनों तरह के लोग हैं, उस पैसे में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। फिर राज्य सरकारें उस पैसे को संबंधित मंत्रालय में देते हैं, तो वहाँ के मंत्री और सचिव भी पैसा लेते हैं, क्योंकि मंत्री जी की अगर कॉलर सफ़ेद है तो ऐसे ही नहीं रहती है, या उनके साथ जो बहुत सारे बॉडीगार्ड चलते हैं, जो तमाम तरह का दिखावा है, वो उनका पैसा ना होके वो शायद गाँवों का ही पैसा होता है, जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उनके जो कॉलर होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, और गांव के मजदूरों के तो कॉलर होते ही नहीं हैं। काम करते करते उन बेचारों के कॉलर ही समाप्त हो जाते हैं। फिर वो जब राज्य मंत्रालय से वो जो पैसा आता है जिले स्तर पर, तो जिले स्तर पर भी शासन और प्रशासन के लोग उस पैसे में हिस्सेदारी लेते हैं। और जब जिले स्तर से वो पैसा ब्लॉक स्तर पर जाता है, तो शासन के रूप में ब्लॉक प्रमुख साहब और प्रशासन के रूप में वीडियो साहब भी उस पैसे में अपना हिस्सा लेते हैं। फिर उसके बाद वो पैसा ग्राम पंचायत में पहुंचता है। अभी भी ग्राम पंचायत में वो पैसा वो सीधे ग्राम स्तर की योजनाओं में नहीं पहुंच पाया है, अभी वो पैसा प्रधान जी के पास पहुंच गया है। और प्रधान जी का भी जो खाता है वो उनका एकल नहीं है, जॉइंट अकाउंट है। किसके साथ? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ या ग्राम विकास अधिकारी के साथ, जिसको आप लोग सेक्रेटरी कहते हैं। तो वहाँ पर भी प्रशासन के रूप में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शासन के रूप में प्रधान जी, दोनों लोग। अब इतना पैसा प्रधानी में खर्चा किया है तो कहाँ से आएगा, उसको भी देखभाल करना है। लोगों को इलेक्शन में बहुत सारी पूरी खिलाए थे, सुविधाएं दिए थे, तो वो भी पैसा निकालना है। अगले इलेक्शन का भी इंतजाम करना है, और ऊपर के स्तर में भी उनको सभी लोगों को पैसा पहुंचाना है। तो वहाँ पर भी वो लोग कुछ पैसे को अपना बंदरबांट करते हैं, और जो शेष पैसा बचता है उसको गाँवों के विकास में लगाते हैं। और उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत बड़े स्तर के खिलाड़ी होते हैं जो कुछ भी नहीं लगाते और झूठे पेपर बना के शासन और प्रशासन तक पहुंचा देते हैं। और जो केंद्र सरकार के द्वारा एक बजट गांवों के विकास के लिए पहुंचा था, उसका कुछ भी नहीं हो पाता, सब इधर उधर बंदरबाट में चला जाता है। कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। कुछ शासन और प्रशासन में लोग ईमानदार भी हैं। नेता ईमानदार हैं तो जीत नहीं सकते, अगर जीत गए तो अच्छा मंत्रालय नहीं मिलेगा। उसी तरह अधिकारी बहुत लोग बहुत ईमानदार हैं तो अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ऐसी जगह पोस्टिंग मिलेगी कि आपका शोषण हो, तमाम तरह की परेशानियां या उच्च अधिकारियों के द्वारा शोषण, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उनको सही तरह से काम भी नहीं करने दिया जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र सरकार गांवों के विकास के लिए एक भारी भरकम बजट तो देती है, लेकिन वो गांव के आते आते तक सब समाप्त हो जाता है। जैसे 4 रुपए केंद्र सरकार ने जारी किया गांवों के विकास के लिए, तो वो गांव में पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1 रुपया रह जाता है। बहुत साल पहले एक कहावत कही गई थी कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपये देता है तो वो गांव पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 25 पैसे ही रह जाता है, और 75 पैसे वो रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। शासन और प्रशासन के लोग उसको
आपस में बांट लेते हैं। तो अब 25 पैसे तो चलता नहीं है, इसलिए आपको समझने के लिए हमने उसको 1 रुपए को 4 रुपए कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार गाँवों के विकास के लिए 4 रुपए देती है तो गांव तक सिर्फ 1 रुपए पहुंचता है और 3 रुपए ऊपर के स्तर में सब समाप्त हो जाता है। ये समझने की बात है, लेकिन जो वास्तविक जो बजट आते हैं वो करोड़ों रुपए में होते हैं, बहुत सारा पैसा आता है। यही लिए लोग आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं है, ये सब स्वार्थ है और अपने स्वार्थ के लिए ही सब नेता बनते हैं या प्रधान बनते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रामीण विकास की। ये समस्याएं हैं, इसीलिए हमारे गाँव का आज तक 70 से 80 साल हो गए आज़ादी को। 1947 से लेके आज तक दो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कृषि और उद्योगों से संबंधित थी, वहाँ तो डेवलप करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था, उसके पास संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उसने विकास किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ विकास हुए, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा और चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण भी अच्छा नहीं हो पाया था। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में एक अच्छा प्रयास किया गया था। उसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी अच्छा प्रयास किया गया। गाँवों को विकास करने का प्रयास सरकार के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है, लेकिन एक अच्छी सोच न होने के कारण वो गांव तक सही तरीके से बजट पहुंच ही नहीं पाया, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाया। तो ये तो उसके कारण थे कि क्यों नहीं हो पाया। अब ऐसा क्या करें कि जो गांवों का विकास हो जाए, या क्यों हमारे नेता लोग या हमारे अधिकारी लोग क्यों इस तरह गांवों के विकास का पैसा जो सरकार का पैसा था उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, गांवों के विकास में नहीं लगाए। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे गांव के लोग अशिक्षित थे, उनको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं था, वो किसी प्रकार का विरोध कर ही नहीं पाए। अगर किसी ने कुछ विरोध करने का प्रयास किया तो या तो उसको उसके भी हिस्से में कुछ पैसे दे दिए गए, उसका मुंह बंद कर दिया गया, या तो उसको शारीरिक कष्ट या शोषण किया गया उसका, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं सके। तो भारत को अगर सच में विकसित करना है, उसको विकास करना है, भारत के शहर तो खुद अपने आप में विकसित हैं, उनको विकसित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है गांवों को विकसित करना, और भारत गांवों का ही देश है। जरूरत है भारत के गांवों को विकसित करना, और भारत के गांव तभी विकसित होंगे जब भारत के गांव के लोगों के पास रोजगार के अवसर होंगे, उनको अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए। भारत में जो विविधता है, बहुत सारी विविधताओं का देश कहा जाता है कि इतना बड़ा देश है, जो इसकी विविधता उसके गाँव में, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो खान पान है, उसका जो रीति रिवाज है, उसके जो तीज त्यौहार हैं, अगर उसको देखना है, विविधता को देखना है, तो भारत के गाँवों को देखने की ज़रूरत है। और सचमुच में भारत गाँवों में बसता है, और सच में अगर कोई भारत के गाँवों का विकास करना चाहता है तो ऐसे शासन और प्रशासन के अंदर, उनके अंतर मन में एक अच्छी सोच होना चाहिए गांवों को विकसित करने का, तभी गांव हमारे अच्छे से विकसित हो सकते हैं। और साथ में गांव के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकारों को समझें, सड़कों पर निकलें, गलत कार्यों का विरोध करें, और दूसरे लोग जो और भी गांव के लोग हैं वो घर में ना बैठें, अपने साथियों का सहयोग बढ़ाएं। ये मत सोचिए कि आज उनके लिए कल के आपके लिए भी हो सकता है। आपका विखंडन ही ऐसे लोगों के लिए मजबूती प्रदान करती है। इसलिए संगठित रहें, अपने अधिकारों को जानें, अन्याय के खिलाफ लड़ें, संघर्ष करें, और हमारे शासन और प्रशासन के लोगों में एक नई सोच पैदा हो, तभी हमारे गांवों का विकास हो सकता है। पंचवर्षीय योजना में जो योजना आयोग के द्वारा होता था, वहाँ पर जो विकास की योजनाएं चलाई जाती थी वो ऊपर से लेकर नीचे तक चलाई जाती थी, टॉप से लेकर बॉटम तक। यही कारण है कि पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग को बंद करना पड़ा, क्योंकि जो ऊपर से पैसा नीचे तक आता था वो सही तरह से पहुंच ही नहीं पाता था। नीचे तक आते आते वो 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा समाप्त हो जाता था, 1/4 हिस्सा बचता था,
इसीलिए गांवों का विकास नहीं हो पाया। तो नीति आयोग, जो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग लाया गया, तो नीति आयोग में जो काम करने का तरीका है वो बॉटम से टॉप की तरफ है, कि नीचे से ऊपर की तरफ विकास करना है। यही कारण है कि अब गांवों में कुछ विकास दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में IRDP पर बस इतना ही। इसी में से आपका जो प्रश्न है वो आ जाएगा और उसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न यही बनेगा कि IRDP से आप क्या समझते हैं, उसका फुल फॉर्म लिखना है, उसका स्थापना वर्ष लिखना है और उसके कार्य लिखने हैं। तो ये तो IRDP की बात हो गई। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन और हम समाहित करते हैं, वो है MIS। MIS भी एक प्रबंधन प्रणाली का शब्द है, व्यवस्था प्रणाली से जुड़ा है या व्यवस्था से ये जुड़ा हुआ है। MIS का मतलब होता है M का मतलब होता है मैनेजमेंट, I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और S का मतलब होता है सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली, मतलब इसका नाम है MIS, या व्यवस्था सूचना प्रणाली इसका नाम है। आपको यही लिखना है। MIS क्या है? M का मतलब मैनेजमेंट, I का मतलब इंफॉर्मेशन और S का मतलब सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये एक कंप्यूटर के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है, इसके माध्यम से। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे कोई व्यवसाय है या कोई कंपनी है, उस कंपनी के मालिक और उस कंपनी में और भी जो बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके बीच में एक अंतःक्रिया होती है। किस बात पे? किसी योजना पे, जिसकी योजना वो लोग पूर्व बना लेते हैं। उस योजना को कैसे पूरा करना है या जो योजना बताई गई है उस योजना में किस तरह का काम हुआ है, उसमें जो इनपुट डाला गया है आउटपुट के रूप में वो बेहतर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, इस सब का निर्णय लिया जाता है और फिर उस पर प्रकाश डाला जाता है। तो इसमें इसके मतलब MIS सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो MIS एक ऐसी सूचना तकनीकी प्रणाली है जो कंप्यूटर पर आधारित है। उसके तहत किसी व्यवसाय में या किसी संस्था में एक अंतःक्रिया करके पूर्व में बनाई गई योजना कितनी सफल हुई है उसके बारे में जानकारी या सूचना प्राप्त की जाती है। यही MIS है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट? एक तो इसमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में, उसमें कुछ प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर के रूप में, फिर उसमें डाटा, आंकड़े, प्रक्रिया, मैसेज, इन सभी चीज़ों में एक अंतःक्रिया होती है। फिर वो अंतःक्रिया करने के बाद उसमें आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। फिर उन आंकड़ों को अलग अलग किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, फिर उसका वितरण किया जाता है। यही MIS है। मतलब उन चीज़ों को देखा जाता है निर्णय में कि जिन चीज़ों को हमने करने का प्रयास किया है क्या वो चीज़ें सही तरह से हुई हैं या नहीं हुई हैं। यही है MIS। इसकी एक परिभाषा है, आप देख लीजिए अगर अच्छी लगे तो। फिलिप कोटलर ने एक परिभाषा दी है, एक विपणन। विपणन का मतलब होता है बाजार। एक विपणन सूचना प्रणाली लोगों, उपकरणों और ऐसी प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है जो विपणन निर्माणकर्ताओं के लिए जरूरी सटीक सूचना इकट्ठा करने, अलग करने, उसका विश्लेषण करने,
आकलन करने और समय पर वितरण करने का कार्य करती है, यही MIS है। और क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कि MIS क्या है या MIS से आप क्या समझते हो, तो आपको सीधे यही लिख देना है MIS। M का मतलब मैनेजमेंट, I का मतलब इंफॉर्मेशन और S का मतलब सिस्टम। हिंदी में प्रबंधन सूचना प्रणाली या व्यवस्था सूचना सिस्टम, यही इसका फुल फॉर्म है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस आपको 2 नंबर इसमें और 2 नंबर IRDP में मिल जाएंगे। IRDP का अगर फुल फॉर्म लिख देंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे, और MIS का भी आप फुल फॉर्म लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 और 2 नंबर 4 नंबर हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, इसको देख लेंगे तो आपको 4 नंबर निश्चित ही मिल जाएंगे, और ये प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो 4 नंबर बहुत होते हैं, 1 नंबर में लाखों लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, और 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।